इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। देखिए, इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास में हम किन किन सूचकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं जो हमें इस बात को बताएंगे कि हम राइट दिशा में हैं। तो 1992 से लगातार इंडिकेटर की बात होती रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है, इस इंडिकेटर को 4 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा और ये भी देखिएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अवधारणा है जो कि 2015 में विकसित की गई है, तो उसके अंतर्गत अधिकांश इंडिकेटर जो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, ये इंडिकेटर उसमें दिखाई देंगे कि हम इन इंडिकेटर को लक्ष्य करके अपने अर्थव्यवस्था, अपने समाज, अपने पारिस्थितिकी तंत्र, अपने पर्यावरण में सुधार करके हम उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो इंडिकेटर है वो 4 प्रकार के हैं। इसमें पहला इंडिकेटर है सोशल इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर है इन्वायरमेंटल, राइट, इन्वायरमेंटल। तीसरा इंडिकेटर है इकोनॉमिक और चौथा है इंस्टीट्यूशनल, है ना। अगर हिंदी में लिखने का प्रयास आप करोगे तो पहला सामाजिक सूचकांक या सूचक, दूसरा पर्यावरणिक सूचक, तीसरा इकोनॉमिक सूचक और चौथा संस्थागत सूचक। तो सामाजिक जो इंडिकेटर है उसमें जो सबसे पहला पार्ट है, क्योंकि सब में फिर अलग अलग डिवीजन है, तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप करने का प्रयास करते हैं तो पहला आपको क्या होना चाहिए कि सोशल इक्विटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। सोशल इक्विटी का मतलब क्या है कि सामाजिक भागीदारी, यानी कि आर्थिक विकास में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं तो आर्थिक विकास की आपकी रणनीति जो होनी चाहिए, ये रणनीति एक तरह से समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। हम लोग समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट को भी आगे में देखेंगे। और समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि विकास में सभी वर्गों की उचित भागीदारी, राइट। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी देश में, किसी समाज में हम आर्थिक विकास की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो समाज के सभी वर्गों के पास संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए। संसाधनों के जो वितरण जो है उसमें समानता होनी चाहिए और सभी वर्ग जो है उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग में भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग में भागीदारी नहीं है, केवल कुछ वर्ग डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो संसाधन का जो उपयोग होगा, संसाधन का जो निवेश होगा, उससे संसाधन के उपयोग और निवेश में जो डिसीजन मेकिंग लेने वाला वर्ग है उसके हितों का वो साधन करता है और इसके कारण समाज में सामाजिक आर्थिक विषमता कायम होती है। और सामाजिक आर्थिक विषमता जब कायम होगी तो यह विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। यानी यहाँ पर एक ऐसी सामाजिक विकास की रणनीति को आपको अपनाना होगा जिसके अंतर्गत गरीबी की मात्रा में निरंतर कमी होनी चाहिए, भुखमरी जो है नियंत्रित होनी चाहिए,
समाज में रोजगार परक विकास रणनीति का अनुसरण करना चाहिए। ऐसी विकास रणनीति होनी चाहिए जहां पर स्थानीय जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी का आप डेवलपमेंट करें। स्थानीय लेवल पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में अवेयरनेस डेवलप करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो यह विकास जो है एक तरह से सतत विकास की ओर जाएगा। तो सामाजिक जो हमारा इंडिकेटर है उसका एक पहलू है यहाँ पर सोशल इक्विटी। दूसरा जो पहलू है इसके अंतर्गत हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को शामिल किया जाता है। देखो हेल्थ का इशू जो है इसके अंतर्गत कई चीजें हैं। जैसे हेल्थ के लिए जरूरी है कि यहाँ न्यूट्रिशनल जो लेवल है सोसाइटी का ये बेहतर होना चाहिए। यानी सोसाइटी में पोषण की स्थिति को आप बेहतर करें, माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करें, स्वच्छ पेयजल सभी के पास पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए, सभी के पास स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं तक अगर सभी की पहुंच नहीं है तो उससे क्या होगा कि कभी भी अगर समाज में कोई संक्रामक रोग की स्थिति उत्पन्न होती है तो समाज को बहुत हार्म पहुंचाता है। और इसके साथ साथ क्या हो कि फूड सप्लाई जो है तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज का कोई वर्ग इतना गरीब है कि वो बिना भोजन के ही जीवन गुजार रहा है या एक टाइम भोजन कर रहा और दूसरे टाइम उसको भोजन नहीं मिल रहा है। तो यह विकास जो है सतत विकास नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या होना चाहिए कि सभी के पास एसेस टू हेल्थ सर्विस यानी स्वास्थ्य जो सेवा है, इस स्वास्थ्य सेवा की पहुंच जो है सभी के पास होना चाहिए। इसलिए जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंडेक्स बनाते हैं उस इंडेक्स के अंतर्गत हम हेल्थ से संबंधित इंडिकेटर को भी शामिल करते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी में हेल्थ सर्विस की पहुंच समाज के कितने प्रतिशत लोगों के पास है। और जो बीमारियां हैं संक्रामक बीमारी उसके रोकथाम के लिए हम कितने प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि संक्रामक बीमारी वर्तमान के लिए भी हानिकारक है और भविष्य के लिए भी हानिकारक है। तो सामाजिक जो आपका इंडिकेटर है इसके अंतर्गत हम हेल्थ को भी शामिल करते हैं। इसके अलावा सामाजिक इंडिकेटर के अंतर्गत तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है एजुकेशन। कहा जाता है कि बिना एजुकेशन के आप सतत विकास नहीं कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन तक पहुंच सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए और सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है तो देखा जाता है कि इसके अभाव में समाज का वह वर्ग जिसके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है वह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी नहीं करता है। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वह भागीदारी नहीं करता है तो इसके कारण क्या होता है कि जो विकास की अवधारणा है वो सतत विकास के रूप में क्रियान्वित नहीं होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि हाउसिंग है ना कि सभी के पास घर होना चाहिए और वो घर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने का मतलब है कि उसमें स्वच्छ एयर की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए और सभी के पास हाउसिंग पर अपना खुद का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अपना हाउसिंग नहीं होगा या शहरों में जो स्लम एरिया होती है तो स्लम एरिया में जब तक हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सभी के पास क्या होना चाहिए कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के बिना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। तब तक जो है
आप स्वतंत्र जीवन भी नहीं जी पाते हैं और इसलिए इसमें सामाजिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। और लास्टली जो है सामाजिक इंडिकेटर के अंतर्गत जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है, पॉपुलेशन को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में नहीं है या पॉपुलेशन क्या है कि अनियंत्रित हो गया है ना, तो पॉपुलेशन अगर अनियंत्रित पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि संसाधनों पर भार पड़ता है और संसाधनों पर भार पड़ेगा तो उस पॉपुलेशन को फूड सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए हमको विकास के संदर्भ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और हम सतत विकास की अवधारणा को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से एक तरह से सोशल इंडिकेटर का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है कि इन्वायरमेंटल जो है इसके अंतर्गत कई चीज है, इसमें ध्यान में रखिए कि एक तो लैंड, दूसरा वाटर, तीसरा एटमॉस्फेयर और चौथा टोटल आपका इकोसिस्टम। राइट। अब देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आप विकास करने का प्रयास करते हैं तो किसी भी आर्थिक विकास के लिए लैंड बहुत आवश्यक है। लेकिन लैंड में जो भी एग्रीकल्चर करें, इंडस्ट्री करें या जो भी आर्थिक गतिविधि करें तो यहाँ लैंड उससे पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। अगर आर्थिक विकास की प्रक्रिया से अगर आप भूमि में पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं या फॉरेस्ट लैंड है, वाटर लैंड है, वेट लैंड है, माउंटेन्स है और इसमें सब में डिग्रेडेशन आप करते हैं आर्थिक विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत, तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं होगा। क्योंकि हमें भूमि की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए अपने आर्थिक विकास को करना है। अगर भूमि की गुणवत्ता खराब होगी तो वर्तमान में भी उत्पादकता कम होगी और भविष्य में भी कम होगी। इसलिए अगर हम भूमि की उत्पादकता के संदर्भ में हमें न केवल अपनी वर्तमान आवश्यकता को ही ध्यान में रखना है बल्कि हमें फ्यूचर की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। इसी तरह से वाटर है ना, तो वाटर के संदर्भ में क्योंकि जल ही जीवन है कॉन्सेप्ट है, तो वाटर में भी पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये होना चाहिए कि विकास प्रक्रिया से एक तरह से चाहे वो अंतः जल हो या बाह्य जल हो, दोनों की जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वाटर के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और भविष्य में भी अब बातें की जा रही है कि आगे मनुष्य को जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है वो पेयजल की समस्या से हमें जूझना है। और अगर पेयजल की समस्या से जब तक आप निजात नहीं पाते हैं तब तक जो है एक तरह से आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एटमॉस्फेयर जो है इसमें वायु की गुणवत्ता जो है आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो कोई भी अगर डेवलपमेंट मॉडल अगर आप अपनाते हैं और उसमें एयर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो एयर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो इसका प्रतिफल क्या होगा कि हेल्थ का प्रॉब्लम होगा। हेल्थ सेक्टर में ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और फिर लोग बीमारियों से जूझेंगे, बीमारियों से आप निजात नहीं ले पाएंगे और ये वर्तमान के लिए भी प्रॉब्लम का कारण है और भविष्य के लिए भी ये प्रॉब्लम का कारण है। और इकोसिस्टम का मतलब है कि आपको अपने पर्यावरण के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी जो है उस बायोडायवर्सिटी को बनाए रखना है। क्योंकि बायोडायवर्सिटी को अगर आप नहीं बनाए रखते हैं, जैविक विविधता का क्षरण होता है, तो फिर किसी भी सूरत में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क नहीं करेगी। यानी इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये चार महत्वपूर्ण इंडिकेटर को आपको ध्यान में रखना है। और फिर अगर इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पर एक पहलू है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट।
देखो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत बड़ा बल इसलिए दिया जाता है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का मॉडल अगर आपका सस्टेनेबल होता है तो इसका मतलब होता है कि समाज जो होती है, समाज की बाजार तक पहुंच होती है, और समाज की बाजार तक पहुंच जो होगी, इससे आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया होगी वो समावेशी रूप में होती है। क्योंकि अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तक किसी खास वर्ग, किसी खास देश का अगर उस पे कंट्रोल है और वह अपने हितों के साधन के लिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का यूटिलाइज करता है, तो दूसरे जो लिस्ट डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, उनको उससे लाभ नहीं होगा, उनको घाटा होगा, और फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की अवहेलना करते हुए आगे अपने प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ाते हैं, जिससे हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में जो है, एक इंक्लूसिव नीति होनी चाहिए जो जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। और इसके अलावा इसके अंतर्गत एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, राइट। देखो, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो है, यानी उपभोग एवं उत्पादन की प्रक्रिया आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। अब देखो, उपभोग में एक चीज ध्यान रखना है कि विश्व में जो है फूड जो है बड़ी मात्रा में बर्बाद हो जाती है ना। तो फूड का वेस्ट जो होना है, इसको कैसे हम कम करें, क्योंकि एक तरफ हमारे पास समस्या क्या है कि बड़ी संख्या में लोग आज भी भूखे सोते हैं, और दूसरी तरफ हम जो फूड का उत्पादन करते हैं उसका एक बहुत बड़ा अंश बर्बाद हो जाता है, बिना उपयोग किए बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका उपभोग जो प्रतिरूप हो वो सस्टेनेबल हो, यानी कि आप पे वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और फ्यूचर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपका फूड पैटर्न होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्शन पैटर्न भी इस आधार पर होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो उसमें आपको अलर्ट रहना है कि आपके प्रोडक्शन सिस्टम से कहीं पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा तो नहीं बढ़ रही है, कहीं आप जो है अंडर डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। और अगर पर्यावरण के अनुकूल जो टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसको सरकार ने अब बैन कर दिया है, और उस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी अगर प्रोडक्शन होता है सोसाइटी में, तो उस तरह के प्रोडक्शन से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हमारा है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है, इसके अंतर्गत इन दो महत्वपूर्ण चीजों को रखा जाता है। और इंस्टीट्यूशनल जो है, इसमें एक तो लॉ एंड जस्टिस है ना। देखो, लॉ एंड जस्टिस से जो संबंधित इंस्टीट्यूशन है उसकी पहुंच होनी चाहिए, और सभी वर्गों को उसकी पहुंच होनी चाहिए, और उसको जो है बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। दूसरा, कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उस इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि समाज के सभी वर्गों की जब भागीदारी नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत किसी खास वर्ग का वर्चस्व होता है। हालांकि उसके द्वारा सही डिसीजन भी लिए जाते हैं, तब पर भी जिस वर्ग का उसमें भागीदारी नहीं है, वह वर्ग उसमें उतना विश्वास नहीं करता है। इसके अलावा इसमें हम और क्या हमें करना है कि रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा है, इसका विस्तार होना चाहिए। यानी कानून का जो शासन है, ये अवधारणा जब तक के मजबूत नहीं होगी, तब तक जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं।